वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन वाइज टेस्ट में आपका स्वागत है। आज बहुत ही बढ़िया 100 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के देखेंगे। पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे टेस्ट के थ्रू ही, है ना। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में। और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको पता ही है कि हमने ज्ञान सर एजुकेशन बैच चला दिया है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 99 रुपये का यूपीपीसीएस प्रैक्टिस बैच, ज्ञान सर प्रैक्टिस बैच, तो वहाँ ज़रूर चले जाइए। बहुत ही शानदार, उसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स, चाहे यूपी के हों चाहे आपके नेशनल इंटरनेशनल वाले हों, उसकी प्रैक्टिस मिलेगी। पिछले 10 वर्षों के इंपॉर्टेंट जितने भी यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं उनका टेस्ट मिलेगा। पूरी लाइव रैंकिंग के साथ मिलेगा भैया। अपनी रैंकिंग भी देखो कि आप कौन सी रैंक आ रही है आपकी, है ना। और 20 टेस्ट, जिसमें से आपको 6 फुल लेंथ टेस्ट, 5 यूपी जीके के टेस्ट होंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे के, और आपके 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे ना। तो यूपी जीके, करंट जीएस सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, सबसे पहला प्रश्न है आज आपका। इसमें कह रहा है, ये ध्यान से देखिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करिए। कह रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है इसको मनाने की शुरुआत करी गई यूएन के द्वारा, ठीक। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को शुरू करा गया था 1971 में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 5 से 16 जून को। पहला इन्वायरमेंट डे 5 जून 1972 को मनाया गया। और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके अनुसार पर्यावरण में किसी जीव के आसपास की भौतिक और जैविक स्थितियाँ और उनके साथ उनकी अंतःक्रिया शामिल होती है ना, यानी बायोलॉजिकल कंडीशन सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन विद देम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला चौथा सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि विश्व पर्यावरण की दिवस की शुरुआत हुई थी 1972 से, ना कि 1971 से, है ना। 5 जून से 16 जून तक चली थी ये सभा 1972 में, ठीक है। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस फिर तो अमूमन सी बात है 1973 को मनाया जाएगा, 1973। चलो, अगला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए इसको, कौन सा सही है। भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से अगस्त 1984 में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी, यानी इन्वायरमेंट एजुकेशन सेंटर की स्थापना करी थी। और जो इकोलॉजी शब्द है ये 1869 में अर्नेस्ट हीकल द्वारा दिया गया है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इंस्टीट्यूट 97% ऑफ मास ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे मानव शरीर के द्रव्यमान का 97% हिस्सा जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके तीनों सही होंगे, 1 2 3, यानी ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी होगी। कह रहा है नाइट्रिक एसिड जो है ये वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन से प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो वर्षा जल के माध्यम से मृदा तक पहुंचता है भाई। और जब ये मृदा में पहुंचता है, मृदा में पहुंचने के बाद नाइट्रिक एसिड चूना पत्थर और क्षार यानी एल्कलीस, इसके साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, जो मिट्टी में जमा होकर नाइट्रेट बन जाता है, जिसका उपयोग पौधों के पोषण के लिए करते हैं। पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित जो नाइट्रोजन है वो जटिल अकार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, यानी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जो नाइट्रोजन है वो जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होती है, ना कि अकार्बनिक, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए ये गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गलत की पहचान करनी होगी। यहाँ पे फोटो सेल का उपयोग फायर अलार्म में करते हैं, फोटो सेल का इस्तेमाल। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू हुआ। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का प्रतिपादन फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स ने करा। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स। तो यहाँ पे क्या कोई गलत है? तो गलत कोई नहीं है। आप कहोगे सर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल बढ़िया, शानदार, एकदम बेहतरीन। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही बताना होगा। कह रहा एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें कीटों के खिलाफ व्यवहारिक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीकों जैसे उपाय को शामिल करा गया है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स एक गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धति है, यानी लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज क्वालिटेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड। हवा में तैरने वाले श्वसन योग्य सूक्ष्म कणों का जो आकार है वो 5 माइक्रोन से कम होता है, जो साइज है वो 5 माइक्रोन से कम होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं भाई। 6 क्या कह रहा है? 6 में कौन सा सही है? कह रहा हरित मफलर, यानी ये जो ग्रीन मफलर है ये एक प्रकार का काष्ठीय पेड़ होते हैं
जो शोर के प्रभाव को कम करने के लिए शोर वाले स्थानों पे लगाते हैं। यानी ग्रीन मफलर जो स्कीम थी ना, वुडी ट्रीज होते हैं जो हम प्लांट करते हैं हाईवेज पे, जो साउंड को कम करें। और आर्जीमोन के बीजों का जो उपयोग है आमतौर पर सरसों के बीजों में मिलावट के रूप में करते हैं, आर्जीमोन सीड्स का। और वहीं गोवा में स्थित चोराव द्वीप या चोराव आइलैंड जो है एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है, यानी ये प्रोटेक्टेड मैनग्रोव एरिया है चोराव आइलैंड गोवा का। और जून 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी, फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपकी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो लर्न करने की कोशिश करिए। अगर देखिए पेपर निकालना है तो मेहनत तो गुरु करनी पड़ेगी आपको, है ना। दुनिया से कट के, खुद में खो के, खुद ही में एकदम, खुद ही से इश्क लड़ाइए, खुद ही से टाइम पास करिए, खुद ही का नशा करिए, तभी कुछ हो पाएगा, है ना। नहीं तो फिर भीड़ का हिस्सा ही बनते रह जाओगे। चलो देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग की जाने वाली गैसें जो हैं, जिन्हें आमतौर पर मैफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत विपणन किया जाता है, यानी द गैसेज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, जो ठंडी वगैरह फ्रिज होती है ना उसमें यूज़ करते हैं, उसको मैफ्रॉन बोलते हैं। मक्का और पोंगामिया और सूरजमुखी से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है भाई। और करंज, महुआ और नीम आदि का उपयोग भी जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल में करते हैं, करंज, महुआ और नीम वगैरह का इस्तेमाल। तो कह रहा कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको बताऊँगा मेज़ जो है यानी मक्का, इससे हम लोग एथेनॉल बनाते हैं ना, एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह जो होती है, एथेनॉल को बनाते हैं मेज़ से, ठीक है। बायोडीजल नहीं, एथेनॉल बनेगा। चलो अगला देख लेते हैं। हाँ, ये कह सकते हो बायोडीजल सनफ्लावर से तो बनता है, जेट्रोफा से बनता है, और आपका पोंगेमिया से भी बन जाएगा, मेज से नहीं बनेगा, ये भी है, ठीक है। चलो अगले में गलत बताना है। क्वेश्चन 8 में कौन सा गलत है? कह रहे हैं प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संघ की परिभाषा है उसके अनुसार अगर देखें, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई जो प्राणी मतलब जीव है वो 40 वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में अगर 40 साल तक नहीं दिखता है तो उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। हीलियम एक एक्रिय या इनर्ट गैस है जो गैर ज्वलनशील है, नॉन फ्लेमेबल है, जिसका उपयोग मौसम संबंधी अवलोकनों के लिए गुब्बारे में भरने में करते हैं। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है, नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड पोल्यूशन के कारण होता है। यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूतापी विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जियोथर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इसमें से सोर्स कौन सा नहीं होगा ये बताना है। जम्मू कश्मीर में जो पुंगा वैली है, खम्बत वैली है, तत्तापानी है और खम्मम तेलंगाना। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्तापानी उड़ीसा। दिस इज नॉट अ जियोथर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, ठीक है। यानी सी जो है ये गलत हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं? इसमें आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत होगा। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देते हैं भाई। ग्लोबल वार्मिंग में इनका कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं रहता है। और जैसे ही इंक्रीज करेंगे हम प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन फर्टिलाइजेशन। यानी आसान शब्दों में कहे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है, ठीक है। और नॉर्वेजियन दार्शनिक जो थे या नॉर्वेजियन फिलोसोफर अर्नीनेस, इन्होंने सबसे पहले 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द दिया था, अर्नीनेस। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा मेरे भाई? कोई गलत नहीं है, याद रखना डीप इकोलॉजी टॉप अर्नीनेस का है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय समुद्र जैव विविधता केंद्र की बात करें तो ये गुजरात के जामनगर में है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य की पारंपरिक जीवन शैली के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना इसमें निहित है। और राजीव गांधी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड है, ये वन्य जीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो क्या यहाँ पे कोई गलत है? अगर है तो कौन सा है? तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कोई गलत नहीं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल फ्रेश है, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। एक जीव गोद लो योजना के तहत 1960 में इसकी शुरुआत हुई है। इसकी स्थापित डैश स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से की गई है। यानी अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम वॉज स्टार्टेड इन नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। ये है कहाँ पे? ये पूछ रहा है सिंपल शब्दों में। तो ये है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या कह रहा है। सभी पोषण स्तरों में से सर्वाहारी को सर्वोच्च पोषण स्तर माना जाता है। यानी जो आपका क्या होता है, ओमनीवोर।
और पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एशिया का पहला संरक्षित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। और वंगारी मथाई ने 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? 1 2 3 सही है, चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इसको नोबेल पीस प्राइज जो है ये जीता था 2004 में, ये यहाँ पे 4 होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भाई। यूकेलिप्टिस को इसकी अत्यधिक जल धारण क्षमता के कारण पर्यावरण का शत्रु भी माना जाता है। भूटान विश्व का पहला कार्बन निगेटिव देश बन गया है। लिपस्टिक में उपयोग किए जाने वाले जो कुछ रंग है उसमें थोड़ी मात्रा में शीशा यानी लेड होता है क्योंकि सभी दूषित पदार्थों को खत्म करने वाला करना लगभग असंभव है भाई ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या सही है तीनों स्टेटमेंट या नहीं? तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको सही बताना होगा, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। पारिस्थितिकी पिरामिड का जो विकास है 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा किया गया था। 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है और आहार श्रृंखला जितनी छोटी होती है उससे उपलब्ध होने वाली ऊर्जा उतनी ही कम होती है, यानी शॉर्टर द फूड चेन लेस एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम इट। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि फूड चेन भाई जितनी छोटी होगी ना एनर्जी जो होगी उतनी ज़्यादा अवेलेबल होगी, है ना। तो ये याद रखना, आहार श्रृंखला जितनी छोटी होती है उससे उपलब्ध होने वाली ऊर्जा उतनी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि भाई जब फूड चेन ही छोटी है तो एनर्जी जैसे ही आपको पता होगा एक ट्रॉफिक लेवल से ऊपर जाती है तो 10% कम होती है, तो जितनी कम होगी फूड चेन छोटी होगी उतना एनर्जी बचेगी, नहीं तो एनर्जी तो लॉस होती चली जाएगी, है ना। चलो अगला देख लेते हैं। नई दिल्ली में 1980 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी, यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की बात कर रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन नवंबर 2010 में हुआ। जेट्रोफा के बीजों से बायोफ्यूल प्राप्त किया जाता है, बायोफ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम द शीट्स ऑफ जेट्रोफा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके 1 2 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के संबंध में गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा होगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के संबंध में? शिवराजपुर गुजरात और पदुबिद्री लक्षद्वीप, कासारगोड कर्नाटक और कोवलम तमिलनाडु। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में नहीं आता, बाकी आ जाएंगे। तो ब्लू फ्लैग खैर सर्टिफिकेशन आपको जो करंट में दिया गया हो ना पिछले 1 सालों में, उनको जरूर देख लेना इन्वायरमेंट में, वो हम करंट अफेयर्स में कराते हैं। यूपी पीसीएस के लिए अगर आप 8 से 10 महीने का भी करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स अगर आपने कर लिया तो मोर देन इनफ है, कहीं से एक सवाल आपका नहीं छूट सकता। फ्री वीडियो भी हमारे सीएस के चैनल में पढ़ें, वहाँ से जाके वीडियोस देखिए। पीडीएफ चाहेंगे तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ भी मिल जाएगी। और 99 वाले प्रैक्टिस बैच में तो हम इसमें बाकायदा पूरे 1 साल के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, यूपी के अलग, नेशनल इंटरनेशनल अलग। उसमें अपनी रैंक भी देखो, वहाँ से पढ़ो सीएस से फ्री वीडियो से, और यहाँ टेस्ट लगा के देखो आपका कितना तैयार है ना। तो इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आप करंट अफेयर्स का लेना चाहते हो मैगजीन। नहीं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाओ, ज्ञान सर डिस्काउंट लगाओ, प्रैक्टिस करो। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है इसमें से? तो थोड़ा सा पॉलिटिकल टच देगा आपको। इरिगेशन, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, आर्कियोलॉजिकल साइट। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में कौन कौन आ जाएगा, तो ये तो आप बता दोगे कि सर ये स्टेट लिस्ट में आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, या जिसको हिंदी में कहें तो पुरातात्विक स्थल की बात करें, ये आपका राज्य सूची में आके कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा, यानी समवर्ती सूची में आ जाएगा, है ना, कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। चलो इसमें आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा। जम्मू कश्मीर में दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है कश्मीरी हिरन यानी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान भागलपुर नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अंडमान द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, बहुत ही आसान है, सी वाला। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, चलो 20 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और ये एलिफेंट रिजर्व है, इनकी मैचिंग करनी होगी आपको। छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी अभ्यारण्य, और झारखंड में सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य, और उड़ीसा में मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में क्या कह रहे हैं? गलत की पहचान करनी है। पहली चीज कौन सा गलत होगा? आरेखी रूप से व्यक्त किए गए पोषक स्तरों के चरणों को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, और वर्षा की मात्रा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय और प्रकाश संश्लेषण जैसी कुछ गतिविधियां पृथ्वी के कार्बन चक्र को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती हैं।
यानी सम एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, वेदरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल टू द अर्थ। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए भाई। फोटोसिंथेसिस जो है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे डालेगा ना, वो तो भाई आपको पता है CO2 एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बाकी ठीक था। चलो अगला देख लेते हैं। सही बताना है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएँ। वायु एक प्रकार का कह रहा मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प ये सब होता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। और सौर विकिरण यानी सोलर इंसुलेशन जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है, और सौर विकिरण जल चक्र को चलाता है और जल को वाष्पित करता है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों की कमी हो जाएगी। बताओ भाई कौन सा इसमें से सही पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे सही की बात करेंगे तो 1 2 3 सही है, 4th गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं अगर वो समाप्त होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, है ना, नाइट्रोजन नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन कम हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। असर्शन रीजन पे बेस सवाल है। कह रहा है कार्टागोना प्रोटोकॉल को 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। कार्टागोना प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड 11 सितंबर 2003 बिकॉज कार्टागोना प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवित संशोधित जीवों की सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। कार्टागोना प्रोटोकॉल वॉज इम्प्लीमेंटेड विद द एम ऑफ इंश्योरिंग द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा सही है? दोनों सही हैं और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। इसका समय याद रखना, फैक्चुअल सवाल में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा सही है। कह रहे हैं कि एंडोसल्फोन एक आर्गोनोक्लोरीन, एंडोसल्फोन ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। क्या है भाई? एंडोसल्फोन ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड है। आंध्र प्रदेश में स्थित केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य पेलिकन तथा समुद्री पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। केलामेरू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में पेलिकन और सी बर्ड के लिए फेमस है। चमगादड़ और उल्लू को प्रकृति का रडार कहा जाता है। बैट एंड ऑल्स आर कॉल्ड नेचर्स रडार। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला दूसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि चमगादड़ को प्रकृति का रडार कहते हैं, उल्लू को नहीं कहते हैं। उल्लू नहीं होगा, चमगादड़ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के अपूर्ण दहन से निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है? इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल एनर्जी प्रोडक्शन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस। भाई अगर ऊर्जा उत्पन्न कर और अपूर्ण दहन हुआ है तो इससे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो इसमें भी आपको सही बताना होगा कौन सा यहाँ पे सही होगा। ओजोन गैस के कारण फेफड़ों में क्षति होती है भाई, लंग्स डैमेज होते हैं। मीथेन गैस के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन क्षरण एवं तापमान बढ़ता है। फ्लाई एच के कारण अस्थमा, प्रतिरक्षा संबंधी प्रतिक्रियाएं यानी अस्थमा और इम्यून रिलेटेड एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस। कौन सा यहाँ पे सही होगा? चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में कौन आता है? इनमें से कौन आ जाएगा कंकरेंट लिस्ट में? तो ये आ जाएगा मेजर पोर्ट, शिपिंग, मिनरल रिसोर्सेज। इनमें से तो कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि बात करें अगर मिनरल्स की और पोर्ट्स की, शिपिंग, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। सभी किस में आ जाते हैं? यूनियन लिस्ट में। अगला देखते हैं। कह रहा भारत में कुल 75 रामजार स्थल है। रामजार संधि 1975 में लागू हुई। रामजार स्थल का जो एरिया है भारत में वो पूरे जोग्राफिकल एरिया का 2.7% है, और भारत ने साइन करा था रामजार ट्रीटी 1984। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। 75 नहीं, अब प्रेजेंट में जून 2025 तक अपडेट करेगा तो 91 है, और पूरे भारत में जो क्षेत्रफल है वेटलैंड का वो 4.7% है। रामजार ट्रीटी की बात करें 1975 से लागू हुई है, ठीक है। भारत ने साइन करा था 1982 में। कब करा था भारत ने साइन? रामजार ट्रीटी पे 1982 में, है ना। तो ये कर लेना थोड़ा। इसके बाद है गलत बताना है। एक है कार्बन सिंक और दूसरा ग्रीन कार्बन। इसकी परिभाषाएं कह रहा वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं, यानी नेचुरल एब्जॉर्बर जो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर से थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गेट स्टोर इन प्लांट एंड सॉइल इज कॉल्ड ग्रीन कार्बन। तो ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ कार्बन जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको जो पेड़ पौधे मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है उसको ग्रीन कार्बन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं। इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही।
चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा गलत की पहचान करनी होगी, कौन सा गलत है। भूरा कार्बन की बात करें यानी ब्राउन कार्बन इज अ टाइप ऑफ एरोसोल विच इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट। यानी भूरा कार्बन एक प्रकार का एरोसोल है जो कि प्रकाश को अवशोषित करने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ऊंचाई के साथ साथ अगर तापमान में वृद्धि ऋणात्मक ताप पतन दर कहलाती है और इसे ही तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, कह रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इज कॉल्ड निगेटिव हीट लैप्स। क्या बोलेंगे? निगेटिव हीट लैप। दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो कौन सा गलत होगा इनमें? कोई गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, अगर बढ़ रहा है टेम्परेचर तो इसको इन्वर्स हीट लैप बोलेंगे। चलो 31 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में देशों द्वारा जैविक विविधता पर सम्मेलन पर बातचीत और हस्ताक्षर हुए थे। यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है 5 जून 1992 को। ठीक, और फिर कह रहा है यह सम्मेलन 29 दिसंबर 1994 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 29 दिसंबर 1994 को। 18 फरवरी 1994 को भारत इस सम्मेलन में एक पक्ष बना। वर्तमान में 196 पार्टियां यानी 196 देश हैं इसमें। कौन सा सही हो जाएगा भाई अगर सही पूछेगा? तो सही तो है 134, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था, 1993 को लागू हो गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। सोलोमन आइलैंड पे बेस्ड सवाल। यानी सोलोमन द्वीप जो है प्रशांत महासागर का जल स्तर में वृद्धि के कारण डूबने के कगार पर है, जो सोलोमन द्वीप है। और सुपरसोनिक जेट मुख्य रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़ते हैं जो ओजोन परत को क्षति भी पहुंचाते हैं भाई। और एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से संबंधित है। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश रासायनिक धुआंसा प्रदूषकों का मिश्रण है जो तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे शहरों पर भूरे रंग की धुंध छा जाती है। यानी फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहे हैं। is a mixture of pollutant formed when nitrogen oxide and volatile organic compound react with which among the following। तो ये रिएक्ट करते हैं सनलाइट कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा हूँ, ये रिएक्ट करेंगे सनलाइट से, अगर है ना, किससे? सूर्य के प्रकाश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कौन सा सही है। स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ओजोन लेयर की बात करें, ओजोन परत जो सौर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित और बिखेरती है, अधिकतम सांद्रता समताप मंडल में होती है। कोरल रीफ्स आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन यानी प्रवाल भित्तियों को महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी होगी। मेघ बीजन यानी क्लाउड सीडिंग की बात करें जो आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं, बादलों में नमी पैदा करने का एक कृत्रिम तरीका है। मेघ बीजन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो रसायन है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस होते हैं। हैलोजन स्रोत गैसों को अक्सर ओजोन घटाने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता है। हैलोजन सोर्सेज गैसेज आर ऑफन रिफर टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 36 में भी आपको गलत की पहचान करनी। कह रहे हैं दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत पतली हो जाती है जिसके कारण ओजोन क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर अबव द साउथ पोल बिकम द थिन ड्यू टू विच ओजोन होल इज फॉर्म। ओजोन की सांद्रता की इकाई डॉप्सन है, ओजोन की जो यूनिट है थिकनेस मापने की वो डॉप्सन है। हरित गृह प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फेरियर द्वारा की गई थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज जोसेफ फोरियर ने 1824 में। तो क्या कोई यहाँ पे गलत होगा? कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है। 37 पे आ जाते हैं गलत की पहचान करनी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत की कमी के कारण जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और भारत में सतत विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम स्रोत जल विद्युत है यानी हाइड्रो पावर है। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। ISO 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और भारतीय संविधान की अनुसूची 7 पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए संघ और राज्यों को शक्ति भी देती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे।
चलो अगला देख लेते हैं। खैर वृक्ष की बात कर रहा है। उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं खैर ट्री फाउंड इन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कोरिंगा मैनग्रोव क्षेत्र की बात करें अगर तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के डेल्टा पे है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में जल का उत्पादन करते हैं। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है प्रोड्यूस करते हैं वाटर एज एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर पूछेगा आपसे तो बताओगे आप 1 2 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी करेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा सही होगा। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम वर्ष 2001 में पारित किया था। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन व्लादिमीर कोपेन का है। वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट इज द स्टेटमेंट ऑफ व्लादिमीर कोपेन। तो यहाँ पे कौन सा सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल यानी धूल और कार्बन के कण पौधों की श्वसन क्रिया व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। धूल तथा कार्बन के कण पत्तियों के ऊतकों को भी नष्ट कर देते हैं। धूल और कार्बन के कण वर्षा के समय में यह पौधों में अम्लीय विषाक्तता उत्पन्न करते हैं यानी डस्ट और कार्बन पार्टिकल कॉज एसिडिक पॉइजनिंग इन प्लांट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो भाई यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डस्ट और कार्बन पार्टिकल की वजह से एसिडिक पॉइजनिंग नहीं एल्कलाइन होती है, एल्कली पॉइजनिंग होती है यानी एल्कलाइन का मतलब क्षारीय विषाक्तता होती है ना, बेसिक हो जाती है वो, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलो इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। कह रहे डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है यानी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जीवाणु द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं और इस तरह ये प्रदूषण को रोकते भी हैं। यानी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर कैपेबल ऑफ बीइंग डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड दस प्रिवेंट पॉल्यूशन। ऊन, कागज और लकड़ी जो है गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के उदाहरण है यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के एग्जाम्पल है। तो बेहद सिंपल है ये। देखिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये तो बायोडिग्रेडेबल, भाई लकड़ी है और पेपर ये सब तो भाई मिट्टी में मिल ही जाएंगे सब, है ना। तो यहाँ पे 1 और 3 आपका गलत होगा सिर्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा करेक्ट होगा। विश्व स्तर पर अगर ग्लोबली देखें, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने आर्सेनिक के उच्चतम स्तर वाले क्षेत्र हैं यानी आर्सेनिक जहाँ ज़्यादा पाया जाता है, बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल है। आर्सेनिक अपने कार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला है भाई, मतलब काफ़ी पॉइजनस ऑर्गेनिक फॉर्म में। कई देशों के भूजल में यानी ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक स्वाभाविक रूप से ज़्यादा है और आर्सेनिक से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पीने, भोजन तैयार करने और खाद्य फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले दूषित पानी से है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई, यहाँ पे 1 3 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत हो जाएगा, आर्सेनिक क्योंकि हाईली टॉक्सिक इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं है, अकार्बनिक है, ठीक है। तो थोड़े से भी वर्ड अगर इधर उधर हुए तो आप जो है एग्जामिनर को गलत उत्तर दे दोगे ना, अपना 1 नंबर गवा दोगे आप। चलो मतलब एक सवाल गवा दोगे, नंबर तो 1.33 का है। चलो गलत देख लेते हैं, इसमें भी आपको ध्यान से करिएगा कौन सा गलत होगा। कह रहा 25 मार्च 2019 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। 2019 से नेशनल डॉल्फिन ईयर, कब 25 मार्च को। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की घोषणा भी की थी। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है मनाने के लिए निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में लिया गया था। तो यहाँ पे भैया कौन सा गलत है, तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा क्योंकि 25 मार्च 2022 को ये निर्णय लिया गया था। कब, 25 मार्च 2022 को, कि हम 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाएंगे, ठीक है। चलो बाघ जनगणना अब 2022 के संबंध में सवाल है, इस बार भी एग्जाम में यही वाली जनगणना करनी है आपको। कौन सा सही है, भारत में वर्तमान में विश्व की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी निवास करती है। 9 अप्रैल 2022 को मसेरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न में प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 घोषित की है। और मध्य प्रदेश में मौजूद 6 बाघ अभयारण्यों में से पन्ना बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही की बात अगर तो 1 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि पन्ना नहीं, जो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना, कहाँ पे, बांधवगढ़, ठीक है, याद रखिएगा बांधवगढ़, भूल रहे हो तो लिख देता हूँ, ये MP में ही है, यहाँ पे टाइगर सबसे ज़्यादा है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 फिर से टाइगर पे भी सवाल है आपका, गलत की पहचान करनी है। देश के 54 बाघ अभयारण्यों में से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर है। बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या MP में है।
18 राज्यों में 54 टाइगर रिजर्व हैं जो कि 75,796.83 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ये टाइगर रिपोर्ट के अनुसार सवाल है, गूगल मत करना, अभी का दिखाएगा वो आपके पेपर में। टाइगर सेंसस पे बेस्ड आएगा। अब नया टाइगर सेंसस 2026 में आना है ना, तो आपको यही वाला करना है। तो कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। सही की पहचान करनी है। क्वेश्चन 47 कौन सा सही होगा? 9 जुलाई 1969 को शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु नामित किया गया था। कब? 9 जुलाई 1969। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु नामित किया गया। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व था जो 1 सितंबर 1986 को अधिसूचित किया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। सही की बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नामेरी नेशनल पार्क है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? सही होगा। तो देखो, कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो वो नामेरी नहीं, नामदफा होगा, है ना, नामदफा। और नदर्न मोस्ट की बात करें अगर, तो नदर्न मोस्ट में कौन आ जाएगा? डचिंगम आ जाएगा, जम्मू कश्मीर का है ना, डचिंगम आ जाएगा। और सदर्न मोस्ट की अगर बात कर लें तो सदर्न मोस्ट में आपका आ जाएगा कौन? गलाथिया करके है एक, लिख देता हूँ गलाथिया, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना अगर मैं भूल रहा हूँ, गलाथिया है ना। चलो अगला देख लेते हैं। मिलान करना होगा यहाँ पे आपको। कह रहा है ब्राज़ील और वेनेजुएला, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये घास के मैदान है। आसान है, कोई इसमें इतना बड़ा रॉकेट वाला साइंस नहीं है। जैसे ब्राज़ील में कैंपोस पाए जाते हैं भाई, ब्राज़ील में कैंपोस पाए जाएंगे। और वेनेजुएला में लानोस है, पेरिस नॉर्थ अमेरिका के हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए डोन्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 50 नंबर देख लेते हैं। सही की बात कर रहा है, कौन सा सही होगा यहाँ पे? कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन, यानी ट्रॉपिकल रीजन्स की बात कर रहा है। वन और घास वाले पौधों को हाइग्रोफाइट कहते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। और ट्रोफोफाइट कहते हैं किनको? पानी के ऊपरी सतह पर उगने वाले पौधों को ट्रोफोफाइट। उच्च आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी में जो ग्रो होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। और ज़ेरोफाइट बोलते हैं जो ट्रॉपिकल डेजर्ट में पेड़ उगते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ डी सही है ना, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में वनस्पतियाँ या पौधे उगते हैं उनको ज़ेरोफाइट बोला जाता है। ये ठीक है। तो बात आती कि भाई एक एक करके बताओ हाइड्रोफाइट क्या होता है। देखो, हाइड्रोफाइट की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोफाइट होते हैं जो ग्रो करते हैं अपर सरफेस पे, है ना, यानी ऊपरी सतह पर जो उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट बोला जाता है। और अगर हम बात करें ट्रोफोफाइट की तो फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, तो यहाँ पे होना चाहिए था ट्रोफोफाइट, है ना, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको सही बताना है। कह रहे हैं नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, यानी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की बात कर रहा है। इसकी स्थापना 1989 में पर्यावरण मंत्रालय ने की। 1992 में इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दे दिया गया। इसकी स्थापना बंजर भूमि पर पेड़ों और अन्य हरित आवरण को बढ़ाने के लिए की गई थी, यानी ग्रीनरी के लिए की गई थी। और इसकी स्थापना उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि बनने से रोकने के लिए थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 2, 3, 4 तीनों ठीक हैं। 2, 3, 4 ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। ठीक है, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड 1985 में बना था। बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दे दिया, और भाई नाम ही है वेस्टलैंड को किसमें परिवर्तित करना? बैरन लैंड को फर्टाइल बनाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन 52, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। ट्रांस फैट्स, है ना, ट्रांस फैट्स की बात करें जो बहुत बड़ी समस्या भी बने हुए हैं, तब उत्पन्न होते हैं जब खाद्य निर्माता खाना पकाने, तलने या बेकिंग में उपयोग करने के लिए अपने असंतृप्त बंधनों को संतृप्त या आंशिक रूप से संतृप्त करने के लिए असंतृप्त वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इंग्लिश में देखो जल्द समझ में आएगा। ट्रांस फैट आर प्रोड्यूस व्हेन फूड मैन्युफैक्चरर्स add hydrogen to unsaturated vegetable oils to saturate or partially saturate their unsaturated bonds for use in cooking, frying और baking, है ना, जो समोसा आप खाते हो ये सब ट्रांस फैट है, बहुत ही गंदा होता है। एक ही में बार बार देखो कितनी बार फ्राइड होता है। ट्रांस फैट कैन बी द कॉज ऑफ सीरियस डिसीज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर। और सितंबर 2008 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांस फैट सहित भोजन की लेबलिंग के लिए एक अधिसूचना जारी की है, लेकिन इसमें कई खामियां थी। कौन सा गलत होगा यहाँ पे?
तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं, तीनों सही है। दोस्तों आजकल आप देखते हो कि मतलब रील्स का ज़माना जब से चला है ना, तो ये भी प्रूव कर देंगे कि सांस लेना भी मुश्किल है ना। सांस लोगे तो वो भी नुकसानदायक, भाई यही ना, बाहर इतना पोल्यूशन है, ये खाओगे तो ये बीमारी, ये खाओगे तो ये बीमारी, ये सांस लोगे तो ये बीमारी, दौड़ोगे तो ये बीमारी, जिम करोगे तो ये बीमारी, मतलब हर चीज़ में नुक्स है। तो इसलिए यार कुछ नहीं, मस्त होके जियो, ऊपर वाले ने जितना लिखा होगा होना उतना ही है ना। एक्स्ट्रा सांसें हम लोग नहीं ले पाएंगे, चाहे कुछ भी खाएं चाहे कुछ नहीं भी खाएं, जो चीज़ फिक्स है वो फिक्स है ना। चलो आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट, इनमें से सही बताना होगा आपको, कौन सा सही होगा। अब इसमें भी सही का अगर हम बात करें तो वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान तेलंगाना की बात कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र उत्तर प्रदेश, हिमालय वन अनुसंधान तमिलनाडु, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और मैंग्रोव वन केंद्र हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा सही मैच कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे बी वाला ठीक है ना। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन उत्तर प्रदेश में पड़ेगा आपका। और वन आनुवंशिकी की बात करें तो ये कोयम्बटूर में है, ना कि तेलंगाना में है ना, कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। हिमालय वन अनुसंधान की बात करें अगर तो हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च ये आपका शिमला में है ना, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें ये हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना। चलो इसमें आपको सही बताना है, कौन सा यहाँ पे सही हो, मतलब गलत बताना, माफ़ कीजिएगा, कौन सा यहाँ गलत होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में मंजूरी दी गई है और राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गलत कोई नहीं है, तीनों सही है। और दोस्तों ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, अब उसमें फ्री में टेस्ट भी लाने वाले हैं। यूपी बीसीएस के 20 टेस्ट उसमें फ्री देंगे, मिनी मॉक टेस्ट होंगे है ना, जैसे फुल लेंथ मटेरियल्स होते हैं इसमें हम आपको 20, 25, 30 ऐसे मिनी मॉक टेस्ट भी फ्री कराएंगे। पीईटी के, यूपीएसआई के, मतलब बहुत सारे फ्री टेस्ट उसमें आने वाले हैं। और इवन आ गए पीईटी के तो फ्री टेस्ट आ भी गए हैं 5 उसमें या 6 आ गए हैं। आप एक बार ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए है ना, क्योंकि बहुत कोर्स वहाँ पे अब बहुत कम प्राइजेस में चल रहे हैं, हाहाकार मचा देंगे आपकी यूपी पीसीएस में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हर एग्जाम में अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही छाएगा, बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं, 55 पे आ जाते हैं। कह रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती जो हुई जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के 8,350 गाँव में अटल भूजल योजना कब शुरू करी गई। तो अटल भूजल योजना को शुरू कब करा गया था, तो इसको शुरू करा गया था 25 दिसंबर 2019 को, 25 दिसंबर 2019, ठीक है। अब इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास स्थापित करने के लिए 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है ना, यानी टैप ड्रिंकिंग वाटर जो है एकदम जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल तक पहुँचे। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं हो जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति कब अपनाई है, यानी जो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी इसको कब अपनाया है, 14 मई 2018 को। कब, 14 मई 2018। इसमें कह रहा है भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों से आच्छादित है ना, इंडिया का कितना जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 24.62%। कितना आता है, 24.62%। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी है, इनकरेक्ट बताना है इसमें से। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात और ये मैनग्रोव साइट है, कौन सा गलत मैच कर रहा है। तो आसान है, आंध्र प्रदेश का कोरिंगा ये ठीक है, कर्नाटक में कजुवेली ये गलत हो जाएगा। कजुवेली आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, कजुवेली आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में ना, ये मैनग्रोव साइट आपकी कजुवेली तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। और बाकी ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 60 में भी आपको गलत बताना होगा, यहाँ पे कौन सा गलत है। कह रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई के रूप में नामित किया गया है। और ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का जो निर्णय है दिसंबर 2010 को मैक्सिको के कैनकेन में COP16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 जो हुई थी उसमें लिया गया था। और ग्रीन क्लाइमेट फंड को 2011 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित COP17 में अपनाया गया था। तो गलत है क्या यहाँ पे कोई, तो गलत कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है बायो एगमेंटेशन के तहत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि
और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दूषित मिट्टी में कुओं के माध्यम से हवा और पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। और बायो स्पॉन्जिंग के तहत भूजल स्तर के नीचे वायु दबाव डाला जाता है ताकि उक्त क्षेत्र में ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाया जा सके और जैविक क्षरण प्रक्रिया को भी बढ़ाया जा सके। बायोवेंटिंग में साइट पर विशिष्ट उपचार कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदूषित क्षेत्रों में स्वदेशी या बहिर्जात सूक्ष्म जीवों को निरंतर शामिल करना चाहिए या निरंतर शामिल करना शामिल है। बायो वेंटिंग इन्वॉल्व्स की बात कर रहा है। बायो वेंटिंग का मतलब है कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ इंडिजीनियस और एक्सोजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू पोल्यूटेड एरियाज अकम्प्लिश स्पेसिफिक रेमेडिएशन, यानी बाहर से अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालना जहाँ पे भी पोल्यूशन है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बायो वेंटिंग नहीं कहलाता, ये कहलाता है बायो ऑगमेंटेशन। क्या कहलाता है? बायो ऑगमेंटेशन। और एयर और न्यूट्रिशंस को जो हम सप्लाई करते हैं कुओं में उसको बायो वेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी के संबंध में गलत बताना है, यहाँ पे कौन सा है? कह रहे वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, है ना, सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 वाटर इन सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये पौधे और जानवरों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर हैं और इन्हें सूक्ष्म उपभोक्ताओं और वृहत उपभोक्ताओं में भी विभाजित किया जा सकता है। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा? तो यहाँ पे 2 और 3 जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना खाना तो खुद ही बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर थोड़ी रहते हैं। चलो 63 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम की बात कर रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति के मूल्यों को दृश्यमान बनाने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्णय लेने में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों को मुख्य धारा में लाना है। और पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता यानी इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के तहत काम करने वाली संस्था है। और पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का जो अर्थशास्त्र है इसका कार्यालय स्विट्जरलैंड में बर्न में है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो देखिए 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। इसका हेडक्वार्टर बर्न में नहीं है, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जिनेवा में। ठीक है, 1, 2, 3 सही है। 64 पे आ जाते हैं, इसमें आपको गलत बताना कौन सा गलत है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक एक कीटनाशक संयंत्र में हुई थी, MP के भोपाल में। कीटनाशक संयंत्र यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से 40 टन से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसेनेट से हुआ है। और भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम 1985 पारित किया था, जिसने सरकार को सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया था, चाहे वे भारत में हो या नहीं। तो कौन सा गलत है यहाँ पे? गलत कोई नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। 65 क्या कह रहा है? यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने क्या करा है, मतलब इसकी जो अधिनियम है राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम या नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसकी धारा 39 के अनुसार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को राष्ट्रीय प्राणी संग्रह के लिए एक नामित भंडार घोषित किया गया है। कैडमियम से दूषित पानी के कारण इताई रोग हो जाता है भाई, और सीसा के यौगिकों के कारण एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की ताकत में कमी और मसूड़ों के आसपास नीलापन आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 66 में आते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत होगा। कह रहा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। और जल प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की तुलना में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक बेहतर तरीका है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, चाहे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, BOD की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनके बारे में। तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 67 देख लो, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे आधारित है। गलत की पहचान कर रहा है, कौन सा गलत है। कह रहा भारत में कुल जो वन आवरण है, वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वन 7,13,789, वृक्ष 95,748 वर्ग किलोमीटर और टोटल मैनग्रोव एरिया 4,296 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गलत है,
क्योंकि मैनग्रूव कवर की बात करें 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। 68 में गलत बताना है। कौन सा गलत होगा? मिट्टी बचाओ आंदोलन वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित तवा बांध के कारण होने वाला जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2009 से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने का निश्चय किया था। और वह प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे लिम्निक कहलाती है या लिम्निक कहलाती हो। तो इसमें कौन सा गलत है भाई? तो कोई गलत नहीं है, ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। 69 में आपको मैचिंग करनी होगी, यहाँ पे मिलान कर दो भाई। कह रहा है ग्रीन पीस है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ऑक्सफैम है और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम है। हेडक्वार्टर्स हैं उनके कौन से हैं भाई? मैचिंग कर दो। तो देखो ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर की अगर बात करें, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है आपका जर्मनी में, है ना, जर्मनी में हो जाएगा। और टॉक्सफॉर्म की बात करें तो टॉक्सफॉर्म हो गया आपका केनिया में आ जाएगा और यूएनईपी का भी केनिया ही में है भाई। केनिया के नैरोबी में पड़ता है टॉक्सफैम का और इसका भी वहीं पे है ना, दोनों सेम ही ऑक्सफैम और यूएनईपी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलो अगला देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट पे आधारित सवाल है। कौन सा इसमें से सही है ये बताना है आपको। सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य एमपी है, यानी सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है एमपी में है। सबसे अधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य महाराष्ट्र में है और झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल उड़ीसा। मैनग्रोव आवरण वाला राज्य पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि झाड़ियों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश, अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी, फॉरेस्ट रिपोर्ट पे आधारित सवाल है। सबसे कम वन आवरण वाला यूटी जो है चंडीगढ़। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण महाराष्ट्र। सबसे अधिक वृक्ष आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे कम वृक्ष आवरण लक्षद्वीप। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर महाराष्ट्र, ये गलत हो जाएगा। ये आपको पता होगा कौन है, ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम की बात कर रहा है ना, नहीं मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो ये आपको सभी को पता है एमपी में यार, है ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ, ये गलत था। चलो इसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 72 को। इसमें आपको पहचानना है गलत कौन सा है। कह रहा सबसे ज़्यादा जो बैम्बू बियरिंग एरिया यानी बांस आच्छादित क्षेत्रफल अरुणाचल का है। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश में देखी गई है। वन आवरण में सबसे अधिक कमी अरुणाचल में और कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य मिजोरम है, परसेंटेज वाइज अगर देखें। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो बैम्बू बियरिंग जो है सबसे ज़्यादा एमपी में ही देखने को मिलेगी। कहाँ पे? एमपी में। बांस आच्छादित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 एसडीजी गोल्स हैं, इनको आपको बताना होगा कौन सा सही मैच कर रहा है। लक्ष्य 1, 2, 3, 4, 5 है ना, कौन सा सही है इसमें से? तो यहाँ पे पहला, दूसरा और पांचवा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लीन वाटर और सैनिटेशन और अफोर्डेबल एनर्जी की अगर बात करें तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये 6 में आ जाएगा। अफोर्डेबल एनर्जी की बात करें ये 7 में आता है। ठीक है, यानी 1, 2, 5 सही मैच कर रहा है। 74 देख लेते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अराइट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इनको हेडक्वार्टर्स को मैच करना होगा आपको। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये सही है दोनों सिर्फ, यानी 74 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। यहाँ पे भी करेक्ट यानी सही बताना है कौन सा होगा आपका। कह रहा है शीत कटिबंधी टैगा प्रदेशों में उगने वाली वनस्पतियों को क्रायोफाइट्स कहते हैं। लवणीय मृदा पर उगने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट्स कहते हैं। कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट्स और अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति को पायरोफाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा भाई? मिलान करो। तो 2, 3, 4 सही है भाई। यहाँ पे पायरोफाइट्स, लिथोफाइट, हेलोफाइट्स। क्रायोफाइट्स गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि क्रायोफाइट्स होते तो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे होते हैं, है ना। कहाँ पे होते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे। मतलब अगर यहाँ टैगा की जगह टुंड्रा होता तो सही हो जाता। चलो, घने जंगलों के अलावा नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू आदि जैसी वाणिज्यिक फसलें किस मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं भाई? मालाबार रीजन में। कहाँ पे पाई जाती है? मालाबार रीजन में। और मालाबार रीजन तो आपको पता ही होगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर दीजिए। कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, है ना, कोरमंडल कोस्ट। चलो सही की बात करते हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये पहचानना है आपको। कह रहा उष्ण कटिबंधी बायोम में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, ट्रॉपिकल बायोम की बात कर रहा है। मॉनसून फॉरेस्ट बायोम की बात कर रहा है, यहाँ पे
जो है पाई जाने वाली मृदा पोषक तत्वों से भरपूर है। टैगा वायु में पाई जाने वाली मृदा अम्लीय मृदा होती है, यानी एसिडिक होती है, तथा इस मृदा में खनिज तत्वों की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये तीनों ही यहाँ पे भी सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। भारत का सबसे उत्तरी रामसर स्थल वूलर झील है, सबसे पूर्वी लोकटक, सबसे पश्चिमी सूरसागर, सबसे दक्षिणी अष्टामुड़ी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न भी ट्रेंड चल रहा है पूछे जाने का, पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, तीसरा गलत है, क्योंकि वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ये नल सरोवर गुजरात में है, नल सरोवर सेंचुरी गुजरात, वहाँ पे है वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, चलो इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। आदिवासी जिलों की संख्या कह रहा है 182 है। पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में 902 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। आदिवासी जिलों में 55 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। और कार्बन स्टॉक के मामले में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बहुत ही आसान है, यहाँ पे पहला गलत है, क्योंकि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें भारत में तो भारत में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं 218। कितने? 218 है। बाकी ये चारों सही हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आपके एमपी में ही, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट बताना होगा, कौन सा गलत होगा। यहाँ पे कह रहा है कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण सोनभद्र में है। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण भदोही में है। झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल आगरा में है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही बताना होगा। सबसे कम खुले वन भदोही में है। सबसे कम मध्यम सघन वन, यानी जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, संत कबीर नगर में है। और वन आवरण में सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई है, सबसे अधिक कमी सहारनपुर में, और वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि सोनभद्र में। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले अगर सही की बात करें तो 1 और 2 हो जाएगा भाई। तीसरा चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक अगर कमी देखें तो ये सोनभद्र में हुई है, वन आवरण में। कहाँ पे? सोनभद्र में। और सबसे अधिक अगर वृद्धि की बात करें ये सहारनपुर में हुई है। अगला देख लेते हैं। वर्ष 1985 में किस नदी पर बन रहा सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के प्रत्याशित दुष्परिणामों के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। भाई नाम सही पता चल गया है ना। चलो 83, इसमें आपको सही की पहचान करनी। उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में शुरू हुआ था मैती आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। वर्ष 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादी में जूता चुराई की परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में पौधा लगाने की परंपरा शुरू करी गई थी। ये सब मत करो, नई परंपरा चालू करेगी, लड़की के मायके में पौधा लगाएंगे, जो आज भी उत्तराखंड में व्यापक रूप से प्रचलित परंपरा बन चुकी है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा आपका दोनों ही। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? 84 कह रहा है कि इनमें से सही बताना है महेश चंद्र मेहता, राजेंद्र सिंह, जादव पायेंग, सलीम अली। यानी जैसे महेश चंद्र मेहता है, इनको ग्रीन एडवोकेट कहते हैं। भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वन पुरुष जादव पायेंग, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। कौन सा सही है यहाँ पे? तो ये चारों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 85, इसमें आपको मिलान करना होगा, मैचिंग करनी है। विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बायोडाइवर्सिटी डे, इन्वायरमेंट डे और मैनग्रोव डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है ना। ये सारे चार के चारों दिन बहुत ज़रूरी है। यानी विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें तो 3 मार्च को होता है। विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये 22 मई को होता है, बायोडाइवर्सिटी डे। पर्यावरण दिवस आप सभी लोग मनाते हो, फोटो खिंचवाते हो 5 जून को। मैनग्रोव डे 26 जुलाई को। ठीक है, मैनग्रोव डे 26 जुलाई। एक और है पर्यावरण से संबंधित ओजोन डिप्लीशन डे, ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं, ओजोन दिवस। तो ये है 85 का आंसर ए हो जाएगा। चलो इसको अब को मिलान करना होगा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिएगा। कह रहा है नेशनल सोलर मिशन किसके अंतर्गत आएगा? नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन, और दूसरा है आपका नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, ये कौन किसकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करें तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी यानी राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, ये ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा भाई, ऊर्जा मंत्रालय के। और राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन की बात करें अगर तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आपको गलत बताना है 87 में कौन सा गलत है।
भारतीय संसद ने 1972 में वन्य जीव अधिनियम बनाया जिसके माध्यम से देश में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिर कह रहा है भारत दुनिया का पहला देश है जहां संविधान में पर्यावरण संरक्षण का भी प्रावधान है। और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों की रक्षा के उद्देश्य से पारित भारत की संसद का एक अधिनियम है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कोई गलत नहीं, तीनों बिल्कुल सही है ना, याद रखिएगा। चलो इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। यहाँ पे कह रहे हैं जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम यानी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, समय याद रखना 1976। इसको देश में जल प्रदूषण को रोकने के लिए लाया गया था भाई। और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1988 में संशोधित भी हुआ है, कह रहे हैं। और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस 1977 इनैक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द लीवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेस ऑन वाटर यूज बाय पर्सन कैरिंग ऑन सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी एक तरह से जो औद्योगिक गतिविधियाँ उनको चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी पर एक उपकर लगाने का प्रावधान था इसमें। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला गलत, क्योंकि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में आया था और इसको 1988 में अमेंड भी किया गया था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ईयर जरूर याद रखना है इसका। चलो 89 में सही बताना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा आपको। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए जो नियम है 2017, इसको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत तैयार किया गया है। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 जो है भारत में वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए लाया गया था। तो ये सारे एक्ट का ईयर आपको याद रखना है क्योंकि दोनों सही है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है ना। यही आपसे पूछने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर। चलो फिर से देख लेते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आपसे सही बता रहा है, कौन सा है बताओ। कह रहा है एक वैज्ञानिक संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम के तहत हुआ था भाई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वायु प्रदूषण की अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य भी दिए गए हैं। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज हेडेड बाय इट्स चेयरमैन हु इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा सही है? ये ईयर जरूर प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर याद रखना, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, पीईटी के लिए 49 रुपये के 25 टेस्ट है, अगर अभी तक नहीं लगाए लगा लीजिए जाके। फ्री में भी टेस्ट आ गए, वीकली फोल्डर जो बना टेस्ट सीरीज़ का उसमें 5 टेस्ट फ्री में भी डाल दिए गए हैं। यूपी बीसीएस के भी फ्री आएंगे, बीपीएससी एमपीएससी सबके फ्री भी टेस्ट आएंगे उसमें, पर फ्री मिनी टेस्ट होंगे। और ज़्यादा चाहिए आपको क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यूपीएसआई का भी 49 रुपये का पूरा टेस्ट है और 99 रुपये में पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। प्रैक्टिस बैच 99 का चल रहा है, उसमें इन्वायरमेंट के, गवर्नमेंट स्कीम, बजट और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब के टेस्ट आ चुके हैं। पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स के टेस्ट आ चुके हैं। यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स के टेस्ट आ चुके हैं। पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू के टेस्ट आ चुके हैं। लाइव रैंकिंग के साथ अटेम्प्ट करो यार, जाओ मज़े करो। हाँ, कोड ज़रूर लगा लेना, ज्ञान सर डिस्काउंट, चाहे कैपिटल में लिखना चाहे स्मॉल में, स्पेस नहीं होना चाहिए। ज्ञान सर डिस्काउंट लिखना, कूपन पे अप्लाई करना, डिस्काउंट हो जाएगा। अगला देखते हैं 91। कह रहे हैं इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ। रॉटरडैम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम और वेटलैंड कन्वेंशन। तो रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो ये कब हुआ है भाई? रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में। बेसल कन्वेंशन की बात करें ये होगा 1989 में। और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हो जाएगा। वेटलैंड कन्वेंशन 1996 में हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। चलो क्वेश्चन नंबर 92 देख लो। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में चेन्नई में तमिलनाडु के राज्य पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू करेगी। नीलगिरी तहर परियोजना। दूसरा कह रहा है तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, जिसे स्थानीय रूप से वराई आडू के नाम से भी जाना जाता है, विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आता है, यानी एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आता है, कह रहे हैं। और 25 करोड़ रुपए की लागत से नीलगिरी तहर परियोजना शुरू हुई है। नीलगिरी तहर जो है मुख्यतः पश्चिम घाट में पाया जाता है, नीलगिरी तहर। तो यहाँ पे गलत अगर आप देखोगे, ये एक्सटिंक्ट में नहीं आता, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इंडेंजर्ड या लुप्त प्राय हिंदी में कह सकते हो, लुप्त प्राय। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है भाई। इसमें आपको पहचानना है सही कौन सा है ना, सही बताना है। बंगाल की खाड़ी में एक अत्यंत भीषण चक्रवात जो 24 से 25 अक्टूबर 2023 की आधी रात के आसपास बांग्लादेश का जो प्राकृतिक पोर्ट है चट्टोग्राम के दक्षिण में आया था। इस चक्रवात को ईरान देश ने हामून चक्रवात नाम दिया था। और हामून चक्रवात ने बांग्लादेश तथा एक उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम को प्रमुख रूप से प्रभावित करा था।
तो यार यहाँ आप पकड़ ले जाओगे कि सर थर्ड कैसे हो सकता है, सिक्किम तो कहाँ है ना, कोस्टल पे तो है नहीं। 1 और 2 सही है, थर्ड गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को इसने प्रभावित करा था, मिजोरम को। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। 94 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका। कह रहा मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है भाई मिथुन। मिथुन को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है। मिथुन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची के तहत लुप्तप्राय श्रेणी यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी डाला गया IUCN की। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वल्नरेबल कैटेगरी में आता है ना, वल्नरेबल कैटेगरी में। चलो इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित कर दिया है। 5 अक्टूबर को हम लोग नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है ना। और 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था मई 2010 में। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एग्जाम में पूछे जाने की चांस बहुत ज़्यादा है इससे। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सही बताना होगा कौन सा है। राजस्थान की राज्य सरकार उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 97 में आपको इनकरेक्ट या गलत बताना है, कौन सा कह रहा है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार की घोषणा की है। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान दिया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान मिला है और महाराष्ट्र के ठाणे को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में तीसरा स्थान मिला है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका गलत तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि आगरा को दूसरा स्थान मिला है, ना कि वाराणसी को, आगरा को मिला है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। कोयम्बटूर को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है। कोयम्बटूर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्स्ट परफॉर्मर। और मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में श्रेणी 1 में स्थान मिला है। आगरा शहर को श्रेणी 1 में दूसरा स्थान मिला है। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में श्रेणी 2 में पहला स्थान मिला है। किसकी बात कर रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कैटेगरी की। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वर्स्ट परफॉर्मर कोयम्बटूर नहीं मदुरई रहा है, मदुरई है ना वर्स्ट परफॉर्मर। बाकी ये सही हो जाएंगे, पूछा जा सकता है सवाल इससे, याद जरूर रखना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना होगा, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहा है कच्चा थीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल डमरूबंध में 285 एकड़ में फैला है। तो बहुत न्यूज़ में रहा था कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीवू द्वीप भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील दूर है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के श्रीमा रतवाटे डायस भंडारनायके ने 1974 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। और कच्चा थीवू द्वीप हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच भूमि के अधिकार को लेकर खबरों में रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे भूमि के अधिकार को लेकर खबरों में नहीं रहा था, मछली के अधिकार को लेकर आता ना, मछली पकड़ने को लेके ये किसके क्षेत्र में आता है, तो ये गलत था। ठीक है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा भाई, गलत बता दो यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं टाइफून लैन नाम का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात हाल ही में दक्षिणी जापान से टकराया है भाई। और टाइफून लैन नामक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया गया है। नाम किसने दिया है, USA ने। कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के बालासोर जिले में है और कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में अवैध खनन गतिविधियों के लिए काफ़ी खबरों में भी रहा है। तो ये सब न्यूज़ में रहे हैं जो ना यार ये पूछे जा सकते हैं। SCS के टेस्ट का यही फ़ायदा है, अगर आप SCS के पूरे टेस्ट लगा लेते हैं, जितने 55 टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, आपके कहीं से सवाल छूटेंगे नहीं, बहुत सवाल फंसेंगे। 50% सवाल तो टेस्ट सीरीज से हम फंसवा देते हैं, पूरा सिलेबस को क्योंकि निचोड़ देते हैं टेस्ट में ही। तो टेस्ट को जरूर लगाइए, नंबर पे कांटेक्ट करके या सीधा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाइए, या वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि टाइफून लैन सदर्न जापान में नहीं टकराया, ये मिडिल जापान में टकराया, आपके सेंट्रल जापान कह सकते हो, मध्य जापान कह सकते हो। ठीक है, आपके लिए जाते जाते सवाल है, जापान के 4 जो आइलैंड हैं है ना, उनको आप नॉर्थ से साउथ के क्रम में प्लीज़ कमेंट में अगर लगा सकते हैं तो प्लीज़ लगा के कमेंट में आंसर